हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी, है ना? तो डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं जिन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करके समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो शायद यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से विजिबल ना हो, तो इन क्वेश्चंस की हम पहले की तरह अलग पीडीएफ पर सॉल्व करेंगे, है ना? तो आप जानते हैं कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे लाइक 2022 के बाद के, उन सभी में जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार में आपके टोटल 170 क्वेश्चंस है, जिसमें जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग और इसके साथ साथ कुछ मैथ के भी क्वेश्चन और आपका लैंग्वेज पार्ट भी है। तो सारे क्वेश्चंस को आप सारे पोर्शंस को अच्छे से डिटेल में लेकर चलेंगे, सारे क्वेश्चंस की और सभी सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। A nurse is caring an anemic patient. What finding should suggest her that it is acute blood loss anemia? सपोज करिए आप किसी एनीमिक पेशेंट की केयर कर रही हैं, तो आप इनमें से क्या फाइंड आउट करेंगी जिससे आप पेशेंट को ये बता पाएंगी कि आपको एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। एक्सर्शनल डिस्पनिया, इजी फटीग ऑन एक्सर्शंस, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट या फिर पास्चुरल हाइपोटेंशन। तो अगर पेशेंट एनीमिक पेशेंट है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन थेरेपी देंगे, है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को जो है एनीमिया है। एनीमिया में क्या होता है, इसमें पेशेंट के ब्लड में, है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा या आयरन की मात्रा की कमी हो जाती है। तो किसी भी पेशेंट में या पर्सन में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी ज़्यादा ब्लड लॉस होने से भी हो सकती है, उसके न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी के कारण भी हो सकती है ना। अगर डाइट में प्रॉपर आयरन रिच डाइट नहीं है तो भी हो सकता है। अगर वो हरी सब्जियों को ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिससे ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। अगर नॉर्मल बात करें हीमोग्लोबिन की, तो वुमेन में हीमोग्लोबिन 12.0 टू 15.5 mg पर डील होती है, और अगर मैन में बात करें तो हीमोग्लोबिन का परसेंट जो है ये 13.5 टू 17.5 gm पर डील होती है। ये इसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अगर इसे वेरी करता है तो पेशेंट को एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। अगर किसी भी पेशेंट को एनीमिया है ना, तो इसके कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने से, दैट मीन्स हीमोरेजिया हो जाने से, डायरिया से, बर्न, कहीं हम जल गए, जैसे हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो बर्न होने से भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो सकती है, वोमिटिंग से और एक्सेसिव परस्पायरेशन से, है ना। तो ये सारे मोस्ट कॉमन कॉजेस हैं जिससे
ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पास्चुरल हाइपोटेंशन। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच पेशेंट इज हैविंग वेरी हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर किस एज की वुमेन्स में नॉर्मली देखने को मिलेगा या इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। 30 ईयर्स ओल्ड ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऐसी लेडी या वुमेन्स जो 30 ईयर्स की हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं, या फिर 36 ईयर ओल्ड हु हैड फर्स्ट चाइल्ड एट 22 ईयर्स, 45 ईयर ओल्ड हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, या फिर 40 ईयर्स ओल्ड हु हैड 5 अलाइव चिल्ड्रेन 1 एबॉर्शन। ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चंस हो है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में ही या फिर आपके जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्हें आप अगर एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहीं पर उनका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाता है। अगर हम बात करें ओवेरियन कैंसर की, तो अगर कोई भी लेडी 30 ईयर्स की है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्रग्स पिल्स का यूज़ करती है तो उनमें कोई चांस नहीं होता है ओवेरियन कैंसर होने का। अगर कोई ऐसी लेडी है जो 36 ईयर ओल्ड है ना, और 22 ईयर्स में उसने एक चाइल्ड को बर्थ दिया था, तो उसमें भी कोई ओवेरियन कैंसर होने के चांस नहीं है ना। लेकिन 45 ईयर्स ओल्ड हु वाज नेवर बीन प्रेग्नेंट, ऐसी लेडी जो 45 ईयर्स की है लेकिन अभी तक उसने एक भी बार प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, तो ऐसी वुमेन्स में मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं ओवेरियन कैंसर होने के। ऐसी लेडी 40 ईयर्स ओल्ड है जिसके पास 5 अलाइव चिल्ड्रंस है ना, 5 चिल्ड्रंस हैं और 1 एबॉर्शन हुआ है, तो ये भी नॉर्मल बात है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। जिन वुमेन्स में 45 टू 50 एज से पहले मेनोपास हो जाता है ना, या कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है, तो ऐसी फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which joint movement is restricted in a patient with pericapsulitis of shoulder? तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज शोल्डर पेरिकैप्सुलाइटिस वाले पेशेंट में कौन सा मूवमेंट है ना, इनके जो शोल्डर का मूवमेंट है कौन सा मूवमेंट रिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो हमने बताया था आपका शोल्डर जॉइंट कहाँ बनता है, ये आपका स्केपुला है ना। सपोज करिए ये आपका स्केपुला है और स्केपुला में ये आपकी ये ग्लिनॉइड कैविटी है और इसी ग्लिनॉइड कैविटी में फोर्म आर्म का ह्यूमरस बोन का हेड आकर फिट होता है ना। और यहीं पर कई तरीके की मसल्स हैं है ना, जैसे अगर हम बात करें दैट इज़ एडक्शन मसल्स की, तो एडक्शंस मसल यहाँ होती है आपकी, जहाँ पर ये आपकी स्केपुला की स्पाइन प्रोसेस होती है, ये स्पाइन प्रोसेस एडक्शन मसल से अटैच होती है। इसके अलावा जो एबडक्शंस मसल होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस का जो हेड है इससे इसको अटैच करवाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पेशेंट को उसके शोल्डर में पेरिकैप्सुलाइटिस हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो ये कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है या टिश्यू में रेडनेस आ जाती है, तो इससे हम जो अपना फोर आर्म का है इसका हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं है ना। अपने जो हमारा आर्म है ना, इसको हम ऐसे बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो अब बताएंगे एबडक्शन, एडक्शन मसल, एबडक्शन मसल, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन मसल या फिर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबडक्शन मसल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैटरनिटी नर्स must be aware that screening for diabetes mellitus in pregnancy is done at। तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ की जांच कब की जानी चाहिए, है ना। जो आप स्क्रीनिंग करेंगी डायबिटीज़ के लिए, तो उसको आपको किस वीक में करना चाहिए। प्रेगनेंसी के 6 to 17 वीक्स, 18 to 23 वीक्स, 24 to 28 वीक्स, 29 to 32 वीक्स। बताइए किस वीक में नर्स को उसकी डायबिटीज़, उस प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है, इसके लिए हमें जांच किस वीक्स में करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत है पेशेंट को, तो आप इसे 24 to 28 वीक्स में करना चाहिए, है ना। इससे पेशेंट के जो, अगर पेशेंट को, तो क्या होता है इसमें, प्रेगनेंसी के दौरान जो पेशेंट है, जो लेडी है, उसमें जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ना, उसकी बीपी बढ़ जाएगी, और ब्लड में उसके शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। ब्लड में शुगर लेवल क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उस समय पे आपको 24 to 28 वीक्स के दौरान डायबिटीज़ मेलाइटिस की जांच करनी चाहिए। डायबिटीज़, अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें, तो ये नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलती है। और अच्छे से इसका केयरिंग अगर नहीं होती है, तो जो बेबी होगा, है ना, उसमें कई तरीके की डिफिशियंसी, कई तरीके के आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको वीक्स पूछा है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 to 28 वीक्स। नेक्स्ट देखिए, नियोनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोई ऐसा न्यूबॉर्न बेबी है जिसकी मदर को क्या था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, है ना। तो वो कैसी थी, डायबिटिक मदर थी, यानी कि उसको डायबिटीज़ थी। तो जो हमारे पास जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसमें हमें इनमें से सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट। आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है ना, नॉट की बात की जा रही। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। तो देखिए, ऐसे बेबीज़ जिनकी मदर डायबिटीज़ से, या जिनकी मदर्स को डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है जेस्टेशनल पीरियड के दौरान, तो ऐसे बेबी में कई तरीके की डिजीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसोमिया, तो माइक्रोसोमिया हो जाती है, यूरिनरी सिस्टम में डिफ़ॉल्ट आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल, हार्ट, स्पाइन, ब्रेन, ये सभी ऑर्गन्स में डिफ़ॉल्ट आ जाती है, ठीक है। ये सभी के सभी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, देखिए, अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसेमिया की, अगर हम बात करें यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिया की, यानी कि उसमें ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, नहीं, क्या होता है, यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। जो डायबिटिक मदर से जन्म लेते हैं न्यूबॉर्न बेबी, उनमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। और हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, उनके ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है, क्योंकि बॉडी के कई सारे सिस्टम जो हैं वो प्रभावित होते हैं, जिससे लीवर सिस्टम भी प्रभावित होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बिलिरुबिन का सिक्रीशन करने लगता है ना। जो हमें अगर नियोनेट में जन्म के बाद ज़्यादा बिलिरुबिन का सिक्रीशन होता है, जिसे हम जॉइंडिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसेमिया की, तो ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज़ नहीं होता है, तो यही यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट
time of collection and must be aware that packed RBC can be stored up. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देने से पहले आप क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करने की डेट और टाइम को आप नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये जो ब्लड आपने कलेक्ट किया है, जिसे आपको ट्रांसफ्यूज़न करना है, तो उस पैकेट आरबीसी या जो पैकेट ब्लड है उसको आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 25 डेज़, 35 डेज़, 45 डेज़ या फिर 55 डेज़। तो अगर हम बात करें पैकेट आरबीसी की, तो हम इसे ब्लड बैंक में फ्रीज टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, है ना। पैकेट आरबीसीज को हम फ्रीज में 1 to 6 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है ना, उसको ब्लड कलेक्ट करने की डेट से, ब्लड को कलेक्ट करने की डेट से 42 डेज़ तक ये ब्लड आपका वायबल रहता है। क्योंकि अगर हम आरबीसी की बात करें, जो आरबीसीज होती हैं हमारी, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये इनका लाइफ स्पॉन 120 डेज़ होता है। इनका लाइफ स्पॉन 120 डेज़ होता है। आरबीसी की प्रोडक्शन या सिंथेसिस की बात करें तो ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये बोन मैरो दो तरीके का होता है, वाइट बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सभी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो आरबीसी है ये 120 डेज़ के बाद स्प्लीन में जाके वहाँ पर ये डेड हो जाती हैं, इसीलिए हम स्प्लीन को, या स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। एंड इसके साथ साथ हम रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी कहते हैं स्प्लीन को, क्योंकि यहीं पर जाके जो 120 डेज़ के बाद आरबीसी जाके स्टोर होती हैं और फिर यहाँ पर कई तरीके की प्रोसेस होती है जिससे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर। आप बताना हमें आरबीसी फॉर्मेशन के दौरान, जो भी हमने आपको बताया बोन मैरो में आरबीसी यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाती हैं तो ये आरबीसी बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। तो ये हमारी मैच्योर आरबीसी हैं, जिससे कि ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। सो आरबीसी प्रोडक्शन की बात करें, दैट इज़ इरिथ्रोपोइसिस की, तो इसमें आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है। जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये हमारे नेफ्रॉन के जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस की जेजी सेल से सिक्रीट होता है। ये सारी पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नाउ तो अभी हमने आपको बताया कि जो पैकेड आरबीसी होती हैं इन्हें हम लो टेम्परेचर में फ्रीज में 35 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, 35 डेज़ के लिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स वाज कॉल्ड टू सी अ पेशेंट विथ नॉइजी ब्रीथिंग। सी सस्पेक्ट्स laryngospasm with stridor and it cause commonly with। नाउ देखिए, एक पेशेंट है जिसको नॉइजी ब्रीथिंग हो रही है ना, काफ़ी नॉइजी ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में भी डिफ़िकल्टीज हो रही है। और सी सस्पेक्टेड, आपने क्या सस्पेक्ट किया कि वो स्ट्रीडोर के साथ साथ उसे लैरिंजोस्पाम्स है ना, उसे लैरिंजोस्पाम है। इट अकर्स कॉमनली विथ, तो यह लैरिंजोस्पाम जो है ये किसके कारण है, इसमें देखिए हाइपर कैल्कीमिया। हाइपर कैल्कीमिया दैट मीन्स पोटेशियम का एक्सेसिव, या फिर हाइपर कैल्सीमिया या कैल्शियम आयन का एक्सेसिव है,
या फिर हाइपोकैल्केमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया? बताइए। यहाँ पर कैल्शियम और पोटेशियम का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है या कम, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम आयन की कमी के कारण ये लैरेंजोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मली बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में 1 to 1.5 kg होल बॉडी मास के अकॉर्डिंग कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम आयन हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये बोन एंड हमारे टीथ का 90% पार्ट यही बनाता है कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर कैल्शियम आयन की अगर कमी हो जाती है तो लैरिंगोस्पर्म और स्टीरोड ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स वर्किंग इन अ ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ निडल स्टिकी इंजरी इज अबाउट। अगर निडल स्टिकी से इंजरी हो जाती है, यानी कि जो आपकी निडल है, निडल चुभाने से जो आपकी इन्फेक्टेड निडल है ना, उसको निडल चुभाने से HIV, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी इनका इन्फेक्शन होना बहुत कॉमनली होता है। तो अगर आप ऑपरेशन थिएटर में वर्क कर रहे हैं तो कोई ऐसी निडल्स है ना, जो आप कॉन्टामिनेटेड के कॉन्टेक्ट में है, इन्फेक्टेड है, तो ऐसी निडल से अगर किसी भी पेशेंट को या किसी को भी इंजरी हो जाती है, वो निडल चुभ जाती है, तो उसमें कितने % इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं? 1/1100 या फिर 1/200 या 1/300 या फिर 1/400। तो आपको पता है किसी भी पर्सन्स को इस तरीके की जो HIV इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड निडल है, ठीक है, HIV इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड जो निडल है, ये अगर किसी अदर पेशेंट या किसी अदर में इसकी इंजरी हो जाती है, आप निडल चुभा देते हैं, तो उसमें 1/300 मोर देन चांसेस होते हैं HIV का इन्फेक्शन हो जाने की, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप जहाँ पे निडल चुभ गया वहाँ पे आप रनिंग वाटर और सॉप से उसे अच्छे से साफ़ करेंगे और इसके लिए माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो फिर आप HIV का वैक्सीन देंगे उसको, और एंटीवायरल थेरेपी आपको 200 आवर्स के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए, तभी आप इस इन्फेक्शन से पेशेंट को क्योर कर पाएंगी। क्लियर? सो नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आप HIV इन्फेक्टेड निडल्स को किसी पर्सन में चुभा देती हैं तो उसके अंदर HIV इन्फेक्शन होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं? तो 1/300। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A nurse is caring for a patient with swine flu and she has to give the drug of choice for swine flu and it is। एक पेशेंट जिसकी आप केयर कर रही हैं उसे स्वाइन फ्लू है। इस स्वाइन फ्लू को और हम पिग या हॉग फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू है ये पिग के इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन होता है, और ये एक वायरल डिजीज़ है ना। ये एक क्या है? वायरल डिजीज़ है जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसमें से आपको कौन सी ड्रग चॉइस करेंगी? स्वाइन फ्लू के लिए आप इनमें से कौन सी ड्रग चॉइस करेंगी? एसाइक्लोवीर, एडिफोवीर, साइडोफोवीर या फिर ओसेल्टामिवीर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओसेल्टामिवीर जो है ये एक कॉमनली स्वाइन फ्लू के लिए मोस्टली यूज़ करने वाली ड्रग है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ DVT, डीप वेन thrombosis, and she must be aware that venous emboli will be loaded।
है ना। आप क्या कर रही हैं, ऐसे पेशेंट की केयर कर रही हैं जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। तो आपको पता है कि ऐसे पेशेंट्स की जो वीनस या जो पल्मोनरी इम्बोलीज हैं उसमें ब्लड क्लॉट लोड हो सकता है ना, ब्लड क्लॉट फंस सकता है। तो हार्ट, लंग, लीवर या फिर किडनी, तो ये ब्लड क्लॉट कहाँ जाकर फंस सकता है बताइए। देखिए, पल्मोनरी इम्बोलिज्म या डीवीटी में क्या होता है, इसमें किसी भी पेशेंट को अगर डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस है तो इनकी जो डीप वेन होती हैं, ठीक है, डीप वेन में ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ठीक है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है जिससे ब्लड सप्लाई में भी प्रॉब्लम होती है। और अगर ये ब्लड सप्लाई करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे लंग में, है ना, जहाँ पर पल्मोनरी वेन है वो लंग को हमारे ब्लड लेकर जाएगी, है ना। तो ये जो फिर जो ब्लड क्लॉट है, जो वेन्स में ब्लड क्लॉट लोड हो गया है, ये जाके आपके लंग्स में फंस सकता है ना, लंग्स में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज। सो आपको पता है कि किसी भी इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी जो है ना, एक नवजात शिशु में हाइलाइन मेम्ब्रेनस डिजीज़ सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी से, यानी कि सर्फेक्टेंट की कमी के कारण हो जाता है। तो आप यहाँ बताएंगे वो जो सर्फेक्टेंट है ना, सर्फेक्टेंट की कमी के कारण हो जाता है। और ये सर्फेक्टेंट कहाँ है, आपकी पल्मोनरी में है ना, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। तो इसका सोर्स बताना है आपको, इसका जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है इसका सोर्स क्या है। ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सिक्रीट करती हैं, या कैपिलरी इंडोथेलियम सिक्रीट करती है, या न्यूमोसाइट्स टाइप 1 या फिर न्यूमोसाइट्स टाइप 2। ये आपका टाइप 1 और टाइप 2 दिया गया है। तो हमारे लंग्स में जो एल्ब्यूलाई सेल्स होती हैं वहाँ पे कई तरीके की न्यूमोसाइटिक सेल्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जो कि सर्फेक्टेंट को रिलीज़ करती हैं। और सर्फेक्टेंट्स जो है ये एल्ब्यूलाई को ब्रस्ट होने से या आपस में ही चिपकने से इन्हें प्रिवेंट करता है। एल्ब्यूलाई में ही एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है ना। तो अगर यहाँ पर सर्फेक्टेंट का जो है डिफिशियंसी हो जाता है तो यहाँ पर इस सर्फेक्टेंट को कौन रिलीज़ करता है, बस आपको यही बताना यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमोसाइट टाइप 2। न्यूमोसाइट्स की जो सेल्स हैं टाइप 2 वाली, यही इसको सिक्रीट करती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये जो न्यूफेंट या जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो जो 37 वीक्स के अंदर जिनका बर्थ हो जाता है, उन नवजात शिशु में हमें बहुत कॉमनली ये हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, या इसी को हम रिपेयर डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ DNA वायरस। इनमें से किस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल DNA है। हम जानते हैं जो वायरस होते हैं इनके पास या तो जेनेटिक मटेरियल RNA होता है या तो फिर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। कभी भी किसी भी वायरस में RNA एंड DNA दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल वेरी कर सकता है। कुछ वायरसेस में आपको जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलेगा, कुछ जो वायरस है उनमें आपको डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्लियर। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली बताना है कि इनमें से किस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल DNA है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या फिर हेपेटाइटिस D। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस B। क्लियर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डू परकॉशन एंड postural
drainage of lungs in bronchiectasis. What body position of the patient or nurse should used? ब्रोंकाइटिस में लंग की प्रक्सेशन एंड पॉस्चुरल ड्रेनेज करना है, तो इस एग्जामिनेशन के लिए आप पेशेंट को किस पोजीशन पर रखेंगे? सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, डिक्यूबाइटस पोजीशन या फिर सेमी फॉलोवर्स पोजीशन या फिर सेमी फॉलोअर्स पोजीशन पर बताइए आप पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे इसके लिए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट देखेंगे पेशेंट ऑन इनहेलेप्रिल एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स ड्राई कफ, स्किन रैश, एडिमा लेग्स या फिर पॉस्चुरल फॉल इन बीपी, ब्लड प्रेशर। सो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इनहेलेप्रिल का यहाँ पर क्या किसमें इफेक्ट नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इडेमा लेग्स, जब पैरों में सूजन आ जाती है, इडेमा लेग्स। नेक्स्ट देखेंगे 30-year-old patient has an ulcer over lateral malleolus. Nurse caring for this patient understand the pain of the patient is due to edema, exudate infection या फिर ischemia। सो क्वेश्चन में आपसे नॉर्मली क्या पूछा है, देखिए 30-year-old पेशेंट है ना, जिसको लेटरल मिलोलस हुआ है ना, लेटरल मिलोली के ऊपर अल्सर यानी कि फोड़ा निकला हुआ है। तो जो पेशेंट है, पेशेंट को यह पेन किस वजह से हो रहा है? इडिमा की वजह से, एक्सोडेट की वजह से, इन्फेक्शन या फिर इस्चीमिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस्चीमिया की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे नर्स केयरिंग फॉर अ रेट्रोपॉजिटिव पेशेंट विथ मोलस्कम कॉन्टाजियोसम, दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। पेशेंट को क्या है, दैट इज मोलस्कम कॉन्टाजियोसम है। यह डिजीज़ जो है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है ना। मोलस्कम कॉन्टाजियोसम एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि रेट्रोवायरस से होती है और ये मोलस्कस कॉन्टाजियम वायरस द्वारा ही होती है। मोलस्कम कॉन्टाजिनेसम वायरस ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, और ये कैसा है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस दैट मीन्स ये आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है ना। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो आप नॉर्मली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपका रेट्रोवायरस है। पॉक्स वायरस, पैपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पॉक्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स इज अबाउट टू इंजर्ट रिलेज ट्यूब फॉर अ पेशेंट। Before this act, she must be aware of the distance between incisor teeth and gastroesophageal junction. Which of the following is correct distance? आपको यहाँ पर रिले ट्यूब किसी भी पेशेंट पे इंजर्ट करना है ना। तो रिले ट्यूब इंजर्ट करने से पहले आप क्या देखेंगे, जो इंसाइजर टीथ है, इंसाइजर टीथ से लेकर है ना, हमारी बक्कल कैविटी में जो टीथ प्रेजेंट हैं, इंसाइजर टीथ से लेकर आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के बीच में ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए?
30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। तो रिलीज ट्यूब इंसर्शन से पहले हमें इंसाइजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेजियल इन्फेक्शन के बीच की इंजेक्शन के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम 30 to 50 सेंटीमीटर नॉर्मली होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A nurse can decontaminated the HIV contaminated waste products with all the following except, है ना। HIV contaminated waste प्रोडक्ट को आपको डिकॉन्टामिनेटेड करना है, जैसे HIV इन्फेक्टेड नीडल हो गई, है ना, और आपके अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें HIV कॉन्टामिनेटेड से इन्फेक्टेड हैं। तो आप इन्हें डिकॉन्टामिनेट कैसे करेंगे, या जो HIV कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप डिकॉन्टामिनेटेड कैसे करेंगे, किस केमिकल्स को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आपको बताना इनमें से किस केमिकल को हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्मलडिहाइड, तो इसे हम डिकॉन्टामिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मेथनॉल की बात करें और ग्लूटर एल्डिहाइड की और सोडियम हाइपोक्लोराइड की। आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम फॉर्मलडिहाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन सभी केमिकल्स को यूज़ करने से जो HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें हम डिकॉन्टामिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेथिनॉल की बात करें तो ये मेथिनॉल जो है ये एल्कोहल डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ना, जिसका यूज़ हम डिकॉन्टामिनेटेड करने के लिए नहीं करेंगे, है ना। HIV जो वायरस है इसको ये जो है किल नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेथनॉल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट हैड स्वेटिंग पाल्पिटेशंस, है ना, उसका जो हार्ट रेट है काफ़ी इंक्रीज है और उसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फाउंड टू हैव ब्लड शुगर लेवल 45 मिलीग्राम पर DL। अगर उसके ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो काफ़ी डिक्रीज है ना, 45 mg पर DL है। मल्टीपल सिमिलर एपिसोड्स एंड बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट करेक्टेड विथ ग्लूकोज। ये सारी इसको प्रॉब्लम्स थी, है ना, उसका काफ़ी ब्लड शुगर लेवल लो था, स्वेटिंग होती थी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती थी। तो उसको कई सारे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए गए, यानी कि उसको कई सारे ग्लूकोज दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट शुड कंसीडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस। तो ऐसे पेशेंट को इसमें से क्या हो सकता है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है, BIPOमा, इंसुलिनोमा, गैस्ट्रिनोमा या फिर ग्लूकेगेनोमा या फिर ग्लूकेगेनोमा, बताइए। इंसुलिनोमा की अगर बात करें तो ये क्या है, ये बीटा सेल्स का, है ना, पैंक्रियास में जो हमारी बीटा सेल्स प्रेजेंट है इनका ये ट्यूमर है, यानी कि कैंसर है। जो हमारी नॉर्मली अगर बात करें जो हमारी पैंक्रियास है, पैंक्रियास इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। पैंक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। जो पैंक्रियास में इंडोक्राइन पार्ट है वो क्या है, दैट इज़ बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड गामा सेल्स, है ना। जो गामा या फिर आपकी जो डेल्टा सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, है ना, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन कोई बीटा सेल्स जीन में डिफ़ॉल्ट हुआ तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेस करने लगी, या इनमें इनका फंक्शन लॉस हो गया, यानी कि जो हमारी बीटा सेल्स थी उनका फंक्शन लॉस हो गया, वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पा रही, प्रॉपरली इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पा रही। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगेगा, है ना, तो इंसुलिनोमा हो जाएगा।
तो ये पैंक्रियाज का कैंसर है जिसे हम इंसुलिनोमा कहते हैं। तो उसमें पेशेंट को ऑलरेडी कई सारे ग्लूकोज के इंजेक्शन दिए गए, ग्लूकोज दिया गया, तो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें दैट इज़ किससे रिलेटेड हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिनोमा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि फीमेल यूरेथ्रा के रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रू क्या नहीं है। इट इज़ अबाउट 1.5 इंचेस इन लेंथ, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफाइस, it is pierces through urogenital diaphragm, it is straight and offers minor resistance for catheterization। तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफाइस। ये गलत है क्योंकि जो वेजाइनल ओरिफाइस है ये इसके पोस्टीरियर नहीं होता है, ये लेबिया जो माइनोरा है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस के बिलो। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू लीवर। इनमें से कौन सा कैंसर लीवर से अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं हो सकता है, ब्रेस्ट, लंग, कोलन या फिर प्रोस्टेट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टेट। लीवर में अगर कॉमनली मेटास्टेसिस हुआ है तो फिर ये स्प्रेड करके प्रोस्टेट तक नहीं जा पाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रोस्टेट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एक्सेसरी ग्लैंड है और ये अनपेयर्ड होती है। ठीक है, याद रखना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अनपेयर्ड होती है, यानी कि 1 इन नंबर होती है। इसके अलावा अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें या फिर आपकी जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये सभी पेयर्ड होती हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड है लाइक सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट, ये सभी पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। तो इनमें से केवल आपकी जो प्रोस्टेट है ये अनपेयर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक्सेप्ट देखना है आपको, इंक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। ठीक है, बोन से कैल्शियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इंक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, नहीं, ये बात गलत है, ये एब्सॉर्प्शन नहीं करता सॉरी, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करवाता है। इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, तो ये भी आपका सही है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, तो ये भी आपका करेक्ट है। सो यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल द फॉलोइंग कैंसर्स हैव इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा कैंसर दैट इज इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होता है ना, इन्फेक्शन के थ्रू इनमें से कौन सा कैंसर नहीं होता है, स्क्वामस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, स्क्वामस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, बर्किट लिम्फोमा या फिर कैपोसिस सार्कोमा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्क्वामस कार्सिनोमा ऑफ लंग। लंग का जो स्क्वामस कार्सिनोमा कैंसर है ये इन्फेक्शन से नहीं होता है और ये सभी इन्फेक्शन से होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। यहाँ पर किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होंगे, लेकिन अगर लंग्स में स्क्वामस कार्सिनोमा
होगा तो फिर यहाँ पर सेल्स के फंक्शन लॉस हो जाएंगे, सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करने लगेंगी, एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगेंगी, इसकी वजह से होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट। विटामिन ए के रिगार्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, बस ये आपको बताना है। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सही बात है, जो विटामिन ए है जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, है ना, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है और इसका सोर्स क्या होते हैं, दैट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ। हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज़ ट्रेटोजेनिक। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप विटामिन ई को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या है, दैट इज़ ये ट्रेटोजेनिक हो सकता है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टेलिटी इन मीजल्स। विटामिन ए अगर प्रॉपर नहीं मिले तो ये मीजल्स डिजीज़ को रिड्यूस करेगा नहीं, यही बात तो गलत है। ये तो मीजल्स को तो, और अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है, ठीक है, प्रॉपर बॉडी में विटामिन ई की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये मीजल्स को और प्रमोट करेगा, उसकी मॉर्टेलिटी को रिड्यूस क्यों करेगा, है ना। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया, तो ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा गया था, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अडॉप्टेड बाय अ नर्स टू अवॉइड हेमाटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेन पंक्चर्स। अगर आप वेन में कोई भी आप इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हैं ना, तो आप इंट्रावेनस इंजेक्शन देने के लिए आप वेन में इंजेक्शन इंजर्ट करेंगे, नीडल को इंजर्ट करेंगे, है ना, यानी कि वेन को पंक्चर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जिससे उस पेशेंट में हेमेटोमा फॉर्मेशन ना हो पाए, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ना होने पाए। चूज अ वेन दैट इज सॉफ्ट एंड refills fast. Tap the vein hard before vein puncture. Apply firm pressure 1 minute after procedure for needle vein puncture. Apply heparin containing ointment after procedure. After procedure. बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा। तो वेन पंचर करते समय हमें हिमेटोमा फॉर्मेशन से बचने के लिए ऐसी वेन्स में इंजेक्शन को इंजर्ट करना चाहिए, नीडल को इंजर्ट करना चाहिए जो वेन काफ़ी सॉफ्ट हो, है ना, और वो वेन में जो ब्लड है वो फिर से रिफिल्स हो सके, फास्ट रिफिल हो सके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके साथ साथ हमें बहुत आसानी से, बहुत आराम से वेन को पंचर करना चाहिए, है ना। और जो है वेन पंचर करने के बाद आपका इंजेक्शन लग जाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये वेन्स में इंजेक्शन लगाया और ये नीडल पूरी बाहर नहीं निकाला और उसके तुरंत ही इसको ऊपर से कॉटन रखकर काफ़ी प्रेशर से जो है इसको प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वेन से प्रॉपरली नीडल को बाहर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद कॉटन से रखकर 1 से 2 सेकेंड के लिए हमें उसे जो है प्रेस करके रखना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन, है ना, जब हम किसी भी वेन में इंजेक्शन लगा रहे हों, नीडल इंजर्ट कर रहे हों उस समय, जिससे कि वहाँ पर कोई इंजरी ना होने पाए, हमारी वेन डैमेज ना होने पाए ना, और ना ही वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने पाए। क्लियर। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सो डियर पेरेंट्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारे पास अभी नेक्स्ट आप क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता भी आपके कदम चूमे, है ना। काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है।